Hi guys, what's up and welcome back to GC 3.0. Welcome back to Gravity Circle. क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसी चल रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन और कैसा चल रहा है तुम लोगों का जेई नीट और बोर्ड्स का प्रिपरेशन। तो मेरा प्यारा प्यारा लाडला और गुलगुला और मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाती थी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, अच्छे कमेंट्स थे कि सर हमें आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करने की कोई ट्रिक नहीं बताई। मेरा बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की ट्रिक ही बेटा पूरा लेक्चर ही ट्रिक था। जो पूरा लेक्चर था दैट वाज अ कंप्लीट ट्रिक लेक्चर। आप लोगों को मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज सिखाई थी वही तो ट्रिक थी। वो वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी वो उतना ज़्यादा इजीली ऑक्सीडाइज होगा, उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी वो उतना ज़्यादा अच्छा इजी तरीके से रिड्यूस होगा और उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसीलिए हमने देखा लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज होता है। वहीं पर आपका फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट और ईजीएस्ट तरीके से रिड्यूस होता है। तो वही तो पूरा सिखाया था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म करने के बाद आज का लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्न्स्ट इक्वेशन के ऊपर। नर्न्स्ट इक्वेशन मेरा प्यारा बच्चा लोग, नर्न्स्ट इक्वेशन एक ऐसी चीज है जिस पर आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर आपके जेई और नीट तक सवाल आएगा। आज के इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया देन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसा कंटेंट सिर्फ पेड प्लेटफॉर्म्स पर मिलता है, फ्री प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिलता। किसी भी चैनल पर चले जाओ, अगर ये चीज़ आज के लेक्चर में जो मैं बताने वाला हूँ अगर आप लोगों को कहीं और मिल जाए तो गाइस आप मान के चलेगा कि वो चैनल भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो गाइस अगर हम लोग आज इस नर्न्स्ट इक्वेशन को पूरा 100% सीखना चाहते हैं और इस लेक्चर के बाद अगर आपने पूरा लेक्चर ठीक से देख लिया तो यू विल बी फीलिंग लाइक कि अपुनिच भगवान है, अपुनिच नर्न्स्ट इक्वेशन के हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो गाइस नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़ने से पहले जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज कर लो। आप लोगों को ई नॉट ऑफ अ सेल निकालने का क्या फॉर्मूला सिखाया गया था? ई नॉट ऑफ कैथोड यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जहां पर आप ई नॉट को बोलते थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, और आप लोग सब जानते हैं कि IUPAC ने बोला था कि आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल कीजिए। आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल कीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इस्तेमाल मत करो। आप लोग सब जानते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक सेल है तो उस सेल के अंदर दो तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कैथोड पर आप लोगों को रिडक्शन देखने को मिलेगा और एनोड पर आप लोगों को ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो दो अलग अलग चीज़ें होने की वजह से आप लोगों को अगर एक सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है तो आप इन दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। भले इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। आप लोग सब जानते हैं कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रोड की मान लो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसका -1.75 वोल्ट आ रहा है तो अगर आपको उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो बस आप उसको प्लस कर दो, यानी बस आपको साइन रिवर्स करना है। सिमिलरली अगर मान लो किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे फ्लोरीन वगैरह का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 2.87 वोल्ट आ रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप निकाल लो -2.87 वोल्ट। यानी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए निकाल रहे हो। तो ये सारी बातें आप सब लोगों को पता थी और आज हम लोग अब इस केस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर आपको एक सेल का
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आप लोगों के पास में ऐसी कंडीशन है जो स्टैंडर्ड नहीं है, तब क्या होगा? तो नर्न्स इक्वेशन इज बेसिकली यूज्ड, नर्न्स इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द determination of determination of reduction potential of a half cell or to determine, or it is used to determine the complete EMF of a cell at any other condition apart from standard। बात समझ में आई? आप सब लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। हम सब लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा एक सेल टेम्परेचर 298 केल्विन्स पर वर्क कर रहा है, प्रेशर 1 atm है और मेरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, तो इस कंडीशन को मैं स्टैंडर्ड कंडीशन बोलूंगा। और स्टैंडर्ड कंडीशन पर हमेशा मैं या तो ई नॉट ऑफ कैथोड निकाल पाऊंगा, ई नॉट ऑफ एनोड निकाल पाऊंगा, या मैं ई नॉट ऑफ अ सेल निकाल पाऊंगा। ये होती है सब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है और ये कंडीशन हमेशा हम इलेक्ट्रो केमिकल सेल के अंदर रख के निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ये निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास में कंडीशंस कुछ और है, मान लो आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल नहीं है, 0.1 मोल है, 0.001 मोल है, 0.00001 मोल है, प्रेशर आपके पास में 1 atm ना होते हुए 2 atm है, टेम्परेचर आपके पास में 273 केल्विन यानी 0 डिग्री है, तब तो आप ई नॉट नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को जो रिडक्शन पोटेंशियल है या ईएमएफ है वो निकालने में आपकी नर्न्स इक्वेशन मदद करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो नर्न्स इक्वेशन आपको क्या निकालने में मदद करेगा? नर्न्स इक्वेशन आपको निकालने में पड़ेगा ई ऑफ सेल, ये आपको डिटरमाइन करने में मदद करेगा। स्टैंडर्ड ई ऑफ कैथोड निकालने में मदद करेगा एंड ई ऑफ एनोड निकालने में मदद करेगा। अब आप इन दोनों साइंस में फर्क समझो। अगर ई नॉट लिखा हुआ है, अगर ई के नीचे सेल और ऊपर 0 लिखा हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर मैंने सिंपल ई लिखा हुआ है, मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। हो सकता है यहाँ पर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर या टेम्परेचर इन तीनों में से नहीं हो। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी सवाल आएगा कि टेम्परेचर आपको 298 केल्विन्स दे रखा है, प्रेशर आपको 1 atm दे रखा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.001 मोलर दे रखा है। तो क्या आप इसको कंडीशन को स्टैंडर्ड मानोगे? नहीं, ये कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये तीनों पॉइंट्स होना कंपलसरी है। ये तीनों पॉइंट अगर होंगे तब कंडीशन स्टैंडर्ड होगी। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी बदल गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी गड़बड़ा गई तो फिर वो स्टैंडर्ड ना होते हुए नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो आप लोग नर्न्स इक्वेशन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? सबसे पहले ये बात समझ में आ गई कि आप नर्न्स इक्वेशन का इस्तेमाल क्यों करेंगे। हम नर्न्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे किसी भी सेल का कंप्लीट ईएमएफ यानी ई ऑफ सेल निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एट एनी अदर कंडीशन, नॉट स्टैंडर्ड। हम कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल या एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए
हम इस नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एट एनी अदर कंडीशन, नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या है बात समझ में आ गई भाई? स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर आपको निकालना है तो आप तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सीधा वोल्ट मीटर लगाओ और निकाल लो इन कंडीशंस को सेट करके। लेकिन अगर ये कंडीशंस नहीं है तो फिर नर्स्ट इक्वेशन बहुत काम में आती है। ठीक है, चलिए बेसिक पॉइंट सबको क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन सिखाऊंगा एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए। एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए मान लीजिए आपके पास में एक इलेक्ट्रोड है, M के ऊपर यहां पर N पॉजिटिव चार्ज है, उसने N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M नाम का मेटल बन गया। अभी ये सॉलिड है और ये एक्वस फॉर्म है। ठीक है, अब यहां पर आपकी जो नर्स्ट इक्वेशन वर्क करेगी, देखिए वो कैसे करेगी। हम लिखेंगे यहां पर E ऑफ सेल, या हम यहां पर लिखेंगे E ऑफ इलेक्ट्रोड। अब आप देखो ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, जरा पहचानने की कोशिश करो। एक इलेक्ट्रोड पर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं मतलब यहां पर रिडक्शन नाम की प्रोसेस चल रही है। और अगर यहां पर रिडक्शन नाम की प्रोसेस चल रही तो रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है। मतलब हम यहां पर किसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं? हम यहां पर किसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं? कैथोड का। तो आप यहां पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो तो आप लिखेंगे Mn पॉजिटिव डैश M इज इक्वल टू E नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव डैश M। अब यहां पर इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? देखो नर्स्ट इक्वेशन में मैं आगे जरूर पढ़ूंगा, लेकिन क्या आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है। ये नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए पूरी जिंदगी आपको फॉलो करना है। दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। क्यों सर कैथोड क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल है सर, ये कैसे पता चला? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये कैसे पता नहीं चला? क्योंकि देखो सिंबल को देखो, E यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Mn डाई पॉजिटिव डैश M, यानी Mn डाई पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M में कन्वर्जन हो गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे मतलब रिडक्शन हो गया, इसलिए ये रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। इस चीज पर, इस सिंबल पर जोरदार फोकस करना। ये तो पता चला निकालने गए कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन सिंबल में उल्टा करके दे दिया तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर E के ऊपर M डैश Mn पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये अगर ऐसा दे रखा है, अगर ये ऐसा दे रखा है तो मेरा प्यारा बच्चा लोग दिस इज नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। पहले मेटल M था, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो Mn पॉजिटिव बन गया। तो ध्यान रखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप रिडक्शन, क्योंकि IUPAC ने आपको क्या बोला है कि आप हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, और अगर ऑक्सीडेशन पूछता है तो साइन बदल दो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कभी नहीं निकालेंगे, हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। ऑक्सीडेशन पूछा जाएगा तो साइन बदल देंगे। तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन में भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। दूसरी बात मैं फिर तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूं, कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जा सकता है। लेकिन बच्चा सवाल पूछता है कि सर एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं निकालते? निकालते हैं, लेकिन साइन बदल के उसको रिडक्शन बता देते हैं। क्योंकि IUPAC ने बोला है कि सब जगह रिडक्शन चलने दो, फिर सब जगह रिडक्शन चलने दो, कैथोड पर भी और एनोड पर भी, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। क्योंकि अगर एक का ऑक्सीडेशन निकालोगे, एक का रिडक्शन निकालोगे, तो फिर उसको जोड़ोगे कैसे? समझ में आ गई बात? इस तरीके से। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल, ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यहां पर तुम्हारा जो R है, दिस R इज योर आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस
कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप कितनी लेकर चलोगे, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। फिर तुम्हारा T इज योर टेम्परेचर, T इज योर टेम्परेचर जिसको मैं यहां पर रखूंगा 298 केल्विन्स। N is the number of electrons participating, number of electrons participating in the reaction, जैसे यहां पर तुम्हारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इसलिए n। F is your Faraday constant that is equal to 96500 coulombs. This is your product and this is your reactant। यहां पर तुम्हारा प्रोडक्ट कौन है, मेटल M, एंड ये तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? जरा इसको नोट करो। अच्छा, स्टार बना के सब बच्चे एक बात और नोट करेंगे, आगे बढ़ने से पहले स्टार बनाकर एक बात और नोट करेंगे, जब कभी भी आपके पास में इस तरीके से कोई मेटल सॉलिड फॉर्म में आता है जैसे यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में है, तो ध्यान रखिएगा सॉलिड फॉर्म में आप हमेशा कॉन्सेंट्रेशन 1 लेकर चलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज यूनिटी, इज ऑलवेज यूनिटी, यूनिटी दैट इज 1। मतलब यहां पर आपका मेटल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा? भाई कॉन्सेंट्रेशन तो आप हमेशा लिक्विड का निकालते हैं ना, आप हमेशा सॉल्यूशंस का निकालते हैं। तो अगर आपके पास में कोई सॉलिड है, भाई शक्कर है, मेरे पास में शक्कर पड़ी, तो मैं शक्कर का क्या कॉन्सेंट्रेशन बोलूँगा? शक्कर को मैं पानी में डिसॉल्व करूँगा तब उस मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन बनेगा ना, कि इतनी शक्कर इतने पानी के अंदर है। यहाँ पर तो प्योर शक्कर है, तो मैं क्या शक्कर का यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाऊंगा? नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा 1 लेकर चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, लिख लिया, ग्रेट। अब हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करके हमारी चीज को आगे बढ़ाते हैं। सो ई ऑफ Mn पॉजिटिव स्लैश m इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव स्लैश m माइनस, अगर मैं R की जगह 8.314 रख दूं जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की जगह 298 केल्विन्स रख दूं, डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 कूलम्स रख दूं, लॉग बेस 10 ले लूं और यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह में m लिख दूं जो सॉलिड फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जगह में m एक्वस लिख दूं जो अपने आयोनिक फॉर्म में है। तो जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो E Mn पॉजिटिव बाय m इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव बाय m माइनस 0.059 बचेगा बेटा यहाँ पर अपॉन n। इट विल बिकम 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10। ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, तो 1 डिवाइडेड बाय m aqueous n पॉजिटिव। दिस इज योर नर्न्स इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोड। फॉर एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। क्या यह बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग? क्या ये बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। दिस इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कैथोड, या किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए अपन इसको निकालेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे तरीके से बच्चा लोग, प्लीज नोट इट डाउन। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चा लोग? ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, अभी इस पर न्यूमेरिकल्स जरूर किए जाएंगे, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया स्टार बना के, ग्रेट। अब आगे चलते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड के लिए हो गया, ये क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रोड के लिए हो गया। अब हम पूरे सेल की बात करेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे ई ऑफ अ सेल, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल। तो लेट्स से आपके पास में एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें Zn
रिएक्ट कर रहा है कॉपर डाई पॉजिटिव से ताकि Zn डाई पॉजिटिव बन सके और कॉपर बाहर जा सके। अब यहां पर एक सीधी सी बात समझो, क्योंकि यहां पर जिंक सॉलिड फॉर्म में है और कॉपर सॉलिड फॉर्म में है, तो जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है वो एंड जो कॉपर सॉलिड फॉर्म में है वो, इनका कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1 मान लिया और इन्हें बाहर कर दिया, इन्हें हमारी रिएक्शन से चलता कर दिया, बिल्कुल बाहर दौड़ा दिया। हाँ, यहां पर आप एक बात देख सकते हो कि जिंक डाई पॉजिटिव बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, वहीं पर कॉपर ने कॉपर डाई पॉजिटिव बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। सो देयरफॉर यहां वाली रिएक्शन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर देखता हूं कि कॉपर इज एट योर रिएक्टेंट साइड, मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है वो कैथोड पर लगता है और जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर ऑक्सीडाइज होता है वो एनोड पर लगता है। वो कहां लगता है? वो एनोड पर लगता है। तो मैं एक काम करता हूं, जो अभी मैंने आपको नर्न्स्ट इक्वेशन सिखाई, सबसे पहले मैं उसको कैथोड के लिए लगा लेता हूं। नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर कैथोड क्या बनेगी? E Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn, ये इसका स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 2 हो गई, log बेस 10 1 अपॉन Zn डाई पॉजिटिव, 1 अपॉन Zn डाई पॉजिटिव। ये तुम्हारे कैथोड की वैल्यू हो गई? नहीं, सॉरी, ये हमारे एनोड की वैल्यू हो गई। आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने जिंक को एनोड बनाया है, इसलिए मेरे एनोड की वैल्यू हो गई। सर ये एनोड क्यों हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ये एनोड हो गया। आइए कैथोड के लिए निकाल लें। कैथोड के लिए क्या हो जाएगा? ECU डाई पॉजिटिव स्लैश Cu। सर कैथोड पर तो रिडक्शन हो रहा है, तो आपने सही लिखा, लेकिन एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया? भले ही जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालूंगा। रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जा सकता है, साइन उल्टा हो जाएगा बस। तो फॉर्मूला बिना किसी हिचकिचाहट के आप यही लगाएंगे। आप हर जगह हर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लगाएंगे और यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू E नॉट Cu डाई पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग बेस 10 1 अपॉन Cu डाई पॉजिटिव। अब हम लोग सब जानते हैं कि अगर आप लोगों को E ऑफ सेल निकालना है तो इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, और ये दोनों आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, this is the reduction potential of cathode and this is the reduction potential of anode at any other condition, not at standard sorry, ठीक है। तो now what is cathode? ये रहा, तो मैं यहां इसको लिखूंगा E नॉट ऑफ Cu डाई पॉजिटिव सॉरी स्लैश Cu माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10 1 अपॉन Cu डाई पॉजिटिव, ये तुम्हारा कैथोड हो गया, माइनस E नॉट ऑफ Zn डाई पॉजिटिव स्लैश Zn माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10 1 अपॉन Zn डाई पॉजिटिव। इसको और इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो आप लोग सब जानते हैं दैट E नॉट ऑफ अ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ये कैथोड है, ये एनोड है और माइनस का साइन भी है, तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूं तो E नॉट ऑफ अ सेल क्या हो जाएगा? E नॉट ऑफ Cu पॉजिटिव स्लैश Cu माइनस E नॉट ऑफ Zn पॉजिटिव स्लैश Zn।
तो ये तुम्हारा कुल मिलाकर ई नॉट ऑफ अ सेल बन गया, माइनस ये ऐसा कैसा रह जाएगा 0.059 अपॉन 2 log base 10 अपॉन 1 अपॉन Cu डाई पॉजिटिव। देख लो, अगर मैंने यहां पर कुछ गड़बड़ करी हो तो मुझे बताओ। इतना देखो, क्या इतनी चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही है? हो रही है बच्चा लोग? हो रहा है ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्का? ग्रेट। अच्छा, अब यहां पर आप देखो, ये तो चला गया। अब यहां का माइनस साइन और इस पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस दिखना चाहिए। 0.059 अपॉन 2 log बेस 10 1 अपॉन Zn डाई पॉजिटिव। क्या यहां तक की इक्वेशन क्लियर हो गई? इस इक्वेशन से जेई में सवाल आता है, इस इक्वेशन से सवाल जेई में आएगा। 2 मिनट में आपको सवाल क्लियर होगा, लेकिन उसके लिए मुझे बोर्ड पर थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, तो फटाफट से जरा इसको लिख लो, फटाफट जरा इसको लिख लो। फटाफट से लिख लो। और इस पर जेई में सवाल कैसे आता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं ये दोनों चीजें और ये वाली चीज मिटाना चाहूंगा, ये 3 चीज मिटाना चाहूंगा। क्या मैं इसे मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दूं? ग्रेट। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा और आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो ये हमने इसको मिटाया। अब यहां पर देखिए क्या होगा, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई 2, 0.059 टू कॉमन ले लिया मैंने, 0.059 बाई 2 मैंने यहां पर कॉमन ले लिया, log बेस 10। अब देखो यहां पर log की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये और ये log अगर एक जैसा हो, साइन का डिफरेंस हो, तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, Zn डाई पॉजिटिव अपॉन Cu डाई पॉजिटिव, एंड दिस बिकम्स योर नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल। दिस बिकम्स योर नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर अ कंप्लीट सेल, जिसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, दैट ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ अ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप खुद देखिए, Zn डाई पॉजिटिव ऊपर है जो कि प्रोडक्ट साइड है, कॉपर डाई पॉजिटिव नीचे जो कि रिएक्टेंट साइड है। आपने यहां पर कॉपर को और जिंक को नहीं लिया क्योंकि इनका यूनिटी है, इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 है क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। तो ये बन गई तुम्हारी नर्न्स्ट इक्वेशन, ये बन गई तुम्हारी नर्न्स्ट इक्वेशन। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपका नर्न्स्ट इक्वेशन का ये फॉर्मूला बनके एकदम तैयार हो चुका है। आप लोगों को डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। ई ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ अ सेल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आप लोग सभी इसको जानते हैं, दिट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल, दैट इज नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको सेल का निकालना है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपको निकालना है। एन की वैल्यू इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अभी जब अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड पी इज द प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये बात बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? तो गाइज ये हो गया आपका नर्न्स्ट इक्वेशन का सेकेंड फॉर्मूला। नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला जब आप लोगों को एक सेल, जब आप लोगों को एक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है एट एनी कंडीशन, नॉट एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या चीज क्लियर हो गई? पक्की बात, आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अब मान लीजिए आप लोगों के पास में इलेक्ट्रोड की जगह गैस है, लाइक इन केस ऑफ, स्टार बना के लिखेंगे, लाइक इन केस ऑफ
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में क्या होता है, मान लो 2H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन नाम की गैस बना रहा है। अब भैया ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में मान लो आपको इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, तो आप लिखेंगे ई नॉट, निकालने के लिए आप लिखेंगे ई H पॉजिटिव स्लैश H2, यानी ये सेल का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया इस इलेक्ट्रोड का, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वी कैन से रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EH पॉजिटिव डैश E2 माइनस 0.059 बाय n, n की वैल्यू आप यहां चाहो तो 2 रख सकते हो, लॉग बेस 10। आपको मैंने क्या सिखाया, प्रोडक्ट, भैया प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहां पर H2 है, भैया यहां पर प्रोडक्ट तो गैस है, सॉलिड तो नहीं है, अगर सॉलिड होता तो मैं इसको यूनिटी मान लेता, 1 मान लेता, लेकिन यहां पर गैस है, लफड़ा है, डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव। अब यहां पर एक बात नोट करो, यहां पर हमेशा एक बात नोट करना, अगर आप इस हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हो और इसके आगे नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 3 है, 4 है, तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन लिखते वक्त तो हमेशा पावर में आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लिखते वक्त तो हमेशा पावर में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा प्यारा बच्चा लोग, इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? ठीक है सर, तो यहां पर हम हमारे कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस ले लेंगे सॉल्यूशन में, उसकी पावर 2 भी कर देंगे क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, बिल्कुल हम कर लेंगे। लेकिन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखे, ये तो गैस है, तो बेटा यहां पर ध्यान रखिएगा, स्टार बनाकर एक और पॉइंट लिखेगा, दैट इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस वी हैव टू राइट देयर प्रेशर, वी हैव टू मेंशन द प्रेशर, वी हैव टू मेंशन द प्रेशर। जैसे यहां पर आप लोगों को सवाल में डेफिनेटली प्रेशर दे रखा होगा, जैसे लेट्स से यहां पर आपको प्रेशर दे रखा है 1 atm, तो मैं इस चीज को वापस से लिखूंगा, दैट इज PH2। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय PH2? दैट इज प्रेशर अप्लाइड बाय गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, ये आपको यहां पर दे रखा है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरा बच्चा लोग? तो आपको यहां पर प्रेशर मेंशन करना होगा। तो ये जो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दे रखा है, अगर ये गैसेस है तो आपको इनके प्रेशर लिखने पड़ेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है? जरा इसको जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो बेटा। ये सब फॉर्मूले हैं लेकिन सबके पापा यही है, निकला यहीं से है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो तो कॉन्सेंट्रेशन लिखो, अगर ये दोनों गैस हैं तो इनका प्रेशर लिखो। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो देखो इस प्रकार आप लोगों को एक और फॉर्मूला निकल के आया आप लोगों के लिए, इसी प्रकार आपके पास में एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, दैट इज E ऑफ अ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ अ सेल। अब मैं पूरे सेल की बात कर रहा हूं, मैं एक इलेक्ट्रोड की बात नहीं कर रहा। 0.059/2 log बेस 10 पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज, इसको आप क्या लिखेंगे, दैट इज प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस, एंड इसको आप बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट गैस। जैसे यहां पर आप इनका कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे, आप यहां पर इनका कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे थे, यहां पर आपको इनका प्रेशर लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? हलवा टाइप का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज नॉट एट ऑल अ बिग डील। तो ये आपके नर्स्ट इक्वेशन के देखो अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेज हैं। एंड गाइज आप लोगों को एनसीईआरटी में या किसी भी जगह पर सिर्फ एक फॉर्मूला सिखा दिया जाता है P/Q वाला, फिर तुम करते रहो, मरते रहो, जो करना करो, लेकिन हम लोग उसको ठीक से सीखेंगे। नाउ गाइज आगे बढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन में, एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास में P मोल्स ऑफ P रिएक्ट कर रहा है Q मोल्स ऑफ Q के साथ, ताकि आप लोगों को A मोल्स ऑफ A और B मोल्स ऑफ B मिल सके। अभी आपको यहाँ पर एक रिएक्शन चल रही है गाइस,
हमेशा ध्यान रखना इस तरीके की रिएक्शन का आप लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इसको Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर आप लिखना चाहो, अगर आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना चाहो, या चलो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, एट एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती तो आप इक्विलिब्रियम लिख सकते थे, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम छोड़ के रिएक्शन किसी और पार्ट में, तो आप इसको Q से मेंशन करेंगे और आप क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर A मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ B रेज टू द पावर B, यानी प्रोडक्ट वापस से ऊपर आया, अपॉन एक्टिव मास ऑफ P रेज टू द पावर P एंड एक्टिव मास ऑफ Q रेज टू द पावर Q। आप इसे इस प्रकार से हमेशा लिखेंगे। अब मान लो ये रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो रही है, ये रिएक्शन आपके किसी सेल के अंदर हो रही है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, E ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ दिस सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग log base 10 एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर A एक्टिव मास ऑफ B टू द पावर B डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ P टू द पावर स्मॉल p एंड एक्टिव मास ऑफ Q टू द पावर कैपिटल Q। अब आप लोग सब जानते हैं कि ये पूरे को आप Q से लिख सकते हैं, आप इस पूरे को चाहे तो Q से भी लिख सकते हैं, तो इट विल बिकम E ऑफ अ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ अ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 Q। अच्छा, आप इस Q से इस Q में कंफ्यूज होंगे तो मैं एक काम करता हूं, इसको स्मॉल r कैपिटल R ले लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि अगर आपको यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर या कोई से भी XYZ कांस्टेंट पर वैल्यू दे रखी हो तो आप इसको लिख सकते हो। अब मैंने आपको जैसा बताया कि जब कभी भी आप इक्विलिब्रियम पे होते तो आप इसको Kc की वैल्यू से निकालते हैं, तो अगर आप इस चीज को इक्विलिब्रियम पे कर रहे हो तो आप इसको Kc मान लो, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी जब आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आ जाएगा Kc, क्या आ जाएगा मेरा प्यारा बच्चा लोग, Kc, एंड दिस विल बिकम योर फॉर्मूला। ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। क्या इसके अंदर कोई परेशानी, क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी? चलिए देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करवा देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में यही वाली रिएक्शन हो रही है, मान लो एट स्टैंडर्ड कंडीशन E नॉट ऑफ अ सेल इज 0, E नॉट ऑफ अ सेल इज 0, और यहां पर आपको दे रखा है कि Zn डाई पॉजिटिव से कॉपर डाई पॉजिटिव बन रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पर ट्रांसफरिंग चल रहा है, ये प्लस Zn, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और इस सेल का E ऑफ अ सेल आपको दे रखा है 1.1 वोल्ट। क्वेश्चन यही है कि मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोगों को E नॉट, आपको सेल का E दे रखा है ये, और E नॉट ऑफ अ सेल दे रखा है। अच्छा ओके, E नॉट ऑफ अ सेल इज 1.1 वोल्ट एंड E ऑफ अ सेल इज 0, और आपको बोला जाए ऐसी कंडीशन में फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, तो अब आप क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप बोलेंगे सर E ऑफ सेल तो 0 है, E नॉट ऑफ अ सेल इज 1.1 वोल्ट माइनस 0.059, सर इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लॉग बेस 10 सर Kc हमको फाइंड आउट करना है, जल्दी से इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। अच्छा ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, लॉग बेस 10 Kc, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 0.059 लॉग बेस 10 Kc, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लॉग बेस 10 Kc इज इक्वल टू आई थिंक 37.22 टाइम्स जा रहा है, 37.228 टाइम्स जा रहा है, तो ये तुम्हारी वैल्यू हो गई। अब बेटा आपको यहाँ पे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग हो जाएगा Kc इज इक्वल टू, आप इसका एंटी लॉग लेंगे
228। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, बेटा आपको अगर एंटी लॉग लेते नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं आपको बता दूंगा। ये जो डेसिमल के पहले की वैल्यू होती है तो सीधे 10 की पावर में चली जाती है, और इस वैल्यू को आप तोड़ के लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू फाइनल जो हमारे पास में आती है दैट इज 2, अप्रॉक्सीमेटली 2। तो आपके केसी की वैल्यू इस तरीके से निकल जाती है। इन केस इफ़ यू वांट कि सर मेरे को एंटी लॉग लेते नहीं आता है, एक पूरा लॉग और एंटी लॉग पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली मैं अगला वीडियो लॉग एंड एंटी लॉग पे आप लोगों के लिए बना दूंगा। लेकिन इस तरीके के सवालों को ऐसे सॉल्व किया था। तो गाइस ये तीसरा सवाल, ये तीसरा फॉर्मूला आपके पास में तैयार हो गया। क्या ये चीज़ क्लियर होती है? पक्की बात? ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला आपके लिए बनके तैयार हो गया है। इस फॉर्मूले का भी हम लोगों को इस्तेमाल करना नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर। बेसिकली क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर फॉर्मूलेज है, एक ही फॉर्मूला है और उसको जोड़ तोड़ के तोड़ मरोड़ के बना दिया गया है कि भैया अगर आपको केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया जाए केसी की वैल्यू निकालने को, तो कैसे निकालोगे ऐसा। एक और फॉर्मूला गाइस आप लोग याद रखिएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ अ सेल, दैट इज डेल्टा जी इज कॉल्ड एज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। आप लोग सब जानते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ आप लोग जानते हैं आपका फराडे कांस्टेंट, और ई ऑफ अ सेल इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट एनी अदर कंडीशन। बेटा यहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के अंदर देखा जाता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो अपने आप हो जाए, तो जो रिएक्शन अपने आप होती है, जो रिएक्शन ऑटोमेटिकली होती है, उसके लिए आप आगे माइनस का साइन लगा रहे हैं। वाई? क्योंकि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट ईयर सिखाया था कि जब कभी भी किसी बॉडी के द्वारा वर्क डन किया जाता है तो द्वारा करने के लिए नेगेटिव साइन लगाया जाता है। तो कोई भी सेल जो अपने आप काम कर रहा है तो दैट इज वर्क डन बाय द सेल। सेल अपने आप काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको डेल्टा जी नॉट निकालने को बोला जाए, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, दैट इज चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप किसी भी सेल के लिए आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस एन एफ, लेकिन यहां पर आप यूज कर लेंगे ई नॉट ऑफ अ सेल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल। बस ये सारे फॉर्मूलेज आपके हो गए। तो मैं एक बार सारे फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिख देता हूं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले अगर आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप लिखेंगे ई एम एन पॉजिटिव स्लैश एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव स्लैश एम माइनस 0.059 लॉग बेस 10 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। अगर आप लोगों को पूरे सेल का निकालना है ईएमएफ, अगर आपको पूरे सेल का ईएमएफ निकालना है तो आप यहां पर लिखेंगे ई ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ अ सेल माइनस 0.059 लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां पर आप स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए, प्रोडक्ट अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो ठीक, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो भी ठीक, लेकिन अगर आपको ये एक्वस फॉर्म में दे रखा है तो, लेकिन अगर ये P एंड R अगर आपको गैस के फॉर्म में दे रखा है तो आपको इनका पार्शियल प्रेशर यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। यू हैव टू मेंशन द पार्शियल प्रेशर। क्या बात समझ में आ गई? एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आप लोगों को केसी की वैल्यू निकालनी तो आप यहां पर लिखेंगे ई ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ अ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 केसी। ये फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, जिसके अंदर आपको फर्दर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो गाइज ये पूरी लिस्ट आपके पास में तैयार है नर्न्स्ट इक्वेशन की, जल्दी से इसको छाप लो ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ में इसके न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करूँ। प्लीज नोट इट डाउन। चलो गाइज, तो अब करेंगे शानदार वाले, जानदार वाले और फोड़ देने वाले न्यूमेरिकल्स। और जितने भी मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं बेटा बढ़िया तरीके से, चकाचक तरीके से करना है। फॉर्मूले डिराइव करने के पीछे नहीं भागना है। नर्न्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है ही नहीं तो कहाँ से करोगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में सबसे पहले लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने। एक सेल है आपके पास में और उसमें रिएक्शन हो रही है Mg, सॉलिड है, प्लस 2Ag पॉजिटिव। Ag पॉजिटिव के ब्रैकेट में लिखा 0.0001 मोलर। सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है इन लोगों ने। वैसे सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा है। Mg डाई पॉजिटिव दे रखा है आप लोगों को। फिर ब्रैकेट में 0.130 मोल्स है, मतलब मोलर सॉल्यूशन है, प्लस 2Ag। ये रिएक्शन हो रही है। इसका आपको E नॉट दे रखा है, इस सेल का आपको E नॉट दे रखा है 3.17 वोल्ट। 3.17 वोल्ट। आपको इसका E सेल निकालना है, आपको इसका EMF निकालना है। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि E नॉट ऑफ अ सेल 298 केल्विन्स, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड 1 ATM प्रेशर पर होता है। लेकिन यहां पर आप देखो, इसका कॉन्सेंट्रेशन ना तो 1 मोलर है ना तो इसका कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब E नॉट हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करा, इस सेल का 1 मोलर और 1 मोलर लेके इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लगाया और वहाँ से प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने E नॉट निकाल लिया। अब हमको E निकालना है, तो चलो लगाएं इसमें हम लोग हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। आप सब लोग जानते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट क्या है, ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.130 अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है तुम्हारा सिल्वर। देखो इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन में यूनिटी ले लूंगा, 1 ले लूंगा क्योंकि ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, इनका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, डिवाइडेड बाय Ag। Ag का कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 है, लेकिन आप देखो इसके 2 मोल्स हैं तो मुझे इसकी पावर में 2 लगाना पड़ेगा। ये आप लोगों को अगर करते आ गया क्वेश्चन सॉल्व है। चलो E नॉट की वैल्यू इज 3.17 माइनस 0.059। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग, Mg पॉजिटिव से Mg डाई पॉजिटिव बना, यहां पर 2 सिल्वर पॉजिटिव, मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10 बेटा 0.0001, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -8 अपॉन 0.130। जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर +8 हो जाएगा। तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। क्या कुछ गलत किया? नहीं किया सर, आपने बिल्कुल सही किया। अगर आप पूरा वीडियो ठीक से देख रहे हो तो आप इसको लिख सकते हो। फिर 3.17 माइनस, मैंने इसको माइनस कर दिया 0.0, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, लॉग बेस 10। मैं काम करता हूं, मैं डेसिमल को 2 डिजिट इधर खिसका देता हूं, तो हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। आप लोग सब जानते हैं डेसिमल जब 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होता है तो 10 की पावर में -2 आ जाएगा, तो +8 -2 6 हो जाएगा। जब डेसिमल 2 डिजिट इधर आता है तो 1 और 2 डिजिट आने की वजह से 10 टू द पावर -2 हो जाता है, तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब जब कभी भी इस तरीके से आपको कोई वैल्यू दिखती है लॉग बेस 10, 13 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको तोड़ लो, इसको अलग अलग चीज़ों में तोड़ लो। आप इस 3 को 2 पार्ट में तोड़ लो, इसको बना दो लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 लॉग बेस 10 10, लॉग बेस 10 3 प्लस लॉग बेस 10 10 टू द पावर 6।
आप लोग जानते हो जब कभी भी लॉग मल्टीप्लाई में होता है, आप जब लॉग सब में इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस में आ जाती है वो। तो लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 हो गई। लॉग बेस 3 की वैल्यू में लेकर आया था 0.47 लेके चलूँगा मैं, प्लस लॉग बेस 10 10 टू द पावर 6, तो ये लिख जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, लॉग बेस 10 10 हो जाएगा। लॉग बेस 10 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 0.47 प्लस 1 तो हो जाएगा 7.47। तो ये हो जाएगा आपका 3.17 माइनस 0.029 मल्टीप्लाई बाय 7.47। तो 3.17 माइनस 0.22 के आसपास आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। इन दोनों का जब आप सम करोगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 2.96 वोल्ट्स के आसपास आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। आप इसको 2.1 ले सकते हो, या अगर आप इसको 2.2 लेकर चलना चाहते हो तो आपको उसको यहाँ पर 5 लेकर चलना पड़ेगा। तो गाइस ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। देखो लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करना ये बेटा आप लोगों को आना चाहिए। लॉग कैसे सॉल्व होता है, एंटी लॉग, जैसे मैंने आपसे फिर भी कहा कि अगर आप चाहते हो कि सर एक लॉग पर वीडियो हो जाए तो गाइस डेफिनेटली लॉग पर एक वीडियो हो जाएगा, बना दिया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आया, नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। चलिए ग्रेट, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो अगला सवाल है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर सवाल आया है। आपके पास में एक रिएक्शन हो रही है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ सिल्वर के साथ, ताकि ये एक इक्विलिब्रियम पर Cu डाई पॉजिटिव और 2 सिल्वर निकाल के दे सके। आगे ये बोल रहा है कि इस सेल का आपको E0 दे रखा है 0.46 वोल्ट्स, बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, हमने फॉर्मूला बनाया था E0 ऑफ अ सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n लॉग बेस 10 Kc। भाई यही फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। लॉग बेस 10 Kc यहां पर रखना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.46। सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, तूने पंडित जी को क्यों मारा, 4 दूनी 8 है 9, 0.96 0.059 लॉग बेस 10 Kc। तो लॉग बेस 10 Kc विल बी 0.92 डिवाइडेड बाय 0.059। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 0.92 को 0.059 डिवाइड करेंगे तो 15.6 आएगा, 15.6 आएगा आंसर, 15.6। अब आपको इसका एंटी लॉग लेना है, आपको इसका एंटी लॉग लेना है 15.6 का। देखो बेटा अगर मैं लॉग टेबल चेक करूं, अगर मैं लॉग टेबल चेक करूं तो 3980 मुझे देखने को मिलती है वैल्यू एंटी लॉग 0.6 की। तो जब मैं इसको करूंगा सॉल्व तो मेरे को इसको ऐसा लेना पड़ेगा एंटी लॉग 15 प्लस 0.6। जो 15 रहता है इसको डायरेक्टली 10 की पावर में चढ़ा दिया जाता है और 0.6 की वैल्यू को यहां से उठा लिया जाता है 3980 एंटी लॉग, और ये हो जाएगा Kc। लॉग काट दो एंटी लॉग से अगर आप चाहो, और यहां पर आपको डेसिमल 3 डिजिट पहले लगाना होता है, तो ये बन जाएगा 3.98 इंटू 10 टू दी पावर 15। वैसे मैं एंटी लॉग निकालना सिखा दूंगा अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो ये आपके Kc की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके के आपको सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। रब कर दे इसको, चलिए अब ये सारा क्वेश्चन निपटाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या दे रहा है देखो, आपको ई ऑफ सेल निकालना है, ई ऑफ सेल निकालना है व्हेन ई नॉट ऑफ सेल
इज 0.746 माइनस, नहीं गड़बड़, when E naught of Zn dipositive slash Zn is minus 0.76 volt and E naught of copper dipositive dash copper, अच्छा ये सिल्वर यूज कर रहा है, ओके ठीक है सिल्वर ले लो, आया कोई दिक्कत नहीं, Ag पॉजिटिव स्लैश Ag इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट्स, डन। हाँ, और इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, Zn डाई पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 0.01 एंड कॉपर डाई पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है, अरे सिल्वर डाई पॉजिटिव, सिल्वर डाई पॉजिटिव का आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.02। यार गाइस अब इस तरीके के सवाल तो बन जाएंगे आप लोगों को। अब इसका इस्तेमाल करके आप ई नॉट ऑफ सेल निकाल लो। आप लोग सब जानते हो कि जिंक बिंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, आप देखो ई नॉट ये जो वैल्यू दे रखी है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आती है। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिस मेटल के इलेक्ट्रोड की वैल्यू नेगेटिव होती है मतलब वो उतना मुश्किल से रिड्यूस होता है, उसका रिडक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इनफैक्ट वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। तो ये बन गया तुम्हारा एनोड और ये बन जाएगा फिर तुम्हारा कैथोड। तो देखो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड इज 80 माइनस 0.80 एंड 0.76 माइनस 0.76। तो आप इसको जब सम करोगे तो जाएगा 1.56 वोल्ट ऑफ ई नॉट। बस अब तो आपको क्या फॉर्मूला ही रखना है, आपको लिखना है ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट ऑफ सेल की जगह आ जाएगा 1.56 माइनस 0.059। इस रिएक्शन में आप लोगों को सबको पता है जिंक पर डाई पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर पर पॉजिटिव है, मतलब दो सिल्वर मिलके एक जिंक को इलेक्ट्रॉन देते हैं, या ऐसा बोलना चाहिए एक जिंक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ताकि दो सिल्वर ले ले। तो 2 log बेस 10, रिएक्शन क्या होगी Zn प्लस 2Ag पॉजिटिव फॉर्म्स 2Ag प्लस Zn डाई पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट यानी Zn का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगा 0.01 अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन नीचे आएगा 0.02। और क्योंकि यहाँ पर आप देखो सिल्वर के 2 मोल्स हैं, इसकी पावर में 2 आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही पाओगे, अब मेरे ख्याल से इसके आगे आप सॉल्व कर पाओगे। 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 0.02 तो 0.0004 हो जाएगा, 0.0004 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 1 2 3 4 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा। 0.01 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 0.0025 डेसिमल में 1 2 3 डिजिट तक खसकाऊंगा तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 1 और वी कैन से 25। क्या यही आ रहा है, क्या ये यही आ रहा है? क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? हाँ log 25 आ रहा है, बिल्कुल सही निकाला मैंने। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। गाइस देखो लॉग निकालते बहुत आसान है, मैं बायो का होके भी निकाल रहा हूँ, मैं तो बायो का स्टूडेंट हूँ, फर्जी हूँ, तो भी देखो निकाल रहा हूँ, तो तुम तो निकाल ही सकते हो। अब देखो log 25 है, मैं इसको 5 की पावर में ऐसा लिख दूँ 2, भाई ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मैं फर्जी हूँ, 5 5 से 25। तो ये प्रॉपर्टी बन गई। एक प्रॉपर्टी होती है log बेस 10 a की पावर b, तो b आगे आ जाता है और log बेस 10 5 हो a हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 log बेस 10 5। log बेस 10 5 की वैल्यू मैं यहाँ से पिक करूँगा, कहाँ से पिक करूँगा बे, ये रहा 0.7 लूँगा मैं। अच्छा तो 0.7 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 1.4, तो ये वैल्यू हो गई 1.4।
तो 1.56 माइनस 0.029 मल्टीप्लाई बाय 1.4। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.029 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इज 0.040। 0.040 0.040 क्या सॉल्व हो जाएगा? 1.52 विल बी द आंसर अप्रॉक्सीमेट। क्या यही आ रहा है? बिल्कुल यही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया गाइस समझ में? कोई परेशानी? और एक हाथ क्वेश्चन उठा लेते हैं अगर आप बोलो तो। चलो एक है ना, मैं तुमको पीएच की वैल्यू का सवाल करवाता हूं। एक बहुत अच्छा सवाल मुझे दिख रहा है, और क्या बोल रहा है ये? चलो एक सवाल दिख रहा है पीएच के ऊपर है। पीएच का कॉन्सेप्ट भी लगाना सिखा ही देता हूं भाई। पीएच का कॉन्सेप्ट भी अगर लगाना सीख लिया तो फिर तो तुमको सभी आ जाएगा। फिर तो इनर्स इक्वेशन का कोई भी सवाल बना लोगे दुनिया का। ध्यान से क्वेश्चन देखना। 6 इलेक्ट्रॉन BrO3 नेगेटिव एक्वस से रिएक्ट करके, अच्छा 3 मोल्स ऑफ पानी भी, 3 मोल्स ऑफ पानी रिएक्ट करके Br नेगेटिव बना रहा है एक्वस, प्लस 6OH नेगेटिव बना रहा है एक्वस। अब इसके बाद इसने और क्या क्या दे रखा है इसके अंदर? आपको इस सेल का E0 दे रखा है। E0 BrO3 नेगेटिव स्लैश Br नेगेटिव। ठीक है, एक बात, सभी रेडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे मन की शांति के लिए। ब्रोमीन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +5। +5 से -1, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया गया। डेफिनेटली इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज करा है? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, मतलब रिडक्शन। यानी डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। देखा मैं कितना खुश हुआ, मुझे पता चल गया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब मुझे यही वैल्यू इस्तेमाल करनी है। और क्या दे रखा है? अच्छा, अब तुम लोगों को BrO3 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इसने दे रखा है 2.5 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³ मोल्स। Br नेगेटिव का दे रखा है 5 × 10⁻³ मोल्स या मोल्स पर लीटर। और आपको पीएच दे रखा है, इस पूरी रिएक्शन का आपको पीएच दे रखा है 9.0। अब सर सब ठीक है, सब फर्स्ट क्लास है, ये पीएच का क्या करूं मैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं? बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है इस तरीके के रिएक्शन को सॉल्व करना। बस तुमको नर्स्ट इक्वेशन लगाते आनी चाहिए। तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 Q। याद करो मैंने तुमको Q बताया था कुछ देर पहले। इक्विलिब्रियम पे होगा तो कैसे यूज करेंगे, बट ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं, तो मैं यहाँ लिखूंगा Q। अब Q क्या है? एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर आपने बाकी क्यों नहीं लिखा? आपने यहां पर वाटर क्यों नहीं लिखा? भाई वाटर तो एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और उसका तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग यहां पर लिखेंगे तो ये तुम्हारा हो गया। अब इट इज 0.61 माइनस 0.059 अपॉन 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग बेस 10। अब Br नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 5 × 10⁻³ OH का कॉन्सेंट्रेशन सर नहीं पता। BrO3 नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 2.5 × 10⁻³ अब सर इसका बता दो, इसका क्या करें? गाइस क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा pH प्लस POH इज ऑलवेज इक्वल टू 1 × 10⁻14। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, या इसको आप 14 लिखते थे।
ना तुमको यहाँ पर pH दे रखा है यानी 9, POH आपको नहीं पता तो POH निकल जाता है 5। अगर आप इसको नेगेटिव लॉगरिथम हटाते हो तो ये कुछ नहीं होता, सीधे सीधे 10 की पावर में -5 चढ़ जाता है। भाई हमने सीखा था ना कि अगर मान लो किसी के अंदर 1 × 10⁻⁹ H पॉजिटिव आयन्स है तो इसका pH कितना होगा, इसका आप लिखेंगे सीधे सीधे इसका pH 9 हो जाएगा। तो अगर pH 9 है तो टोटल pH 14 है, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर मुझे बड़े आराम से POH की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1 × 10⁵। तो यहाँ मैंने लिखा 1 × 10⁻⁻5 की पावर में 6। ये और ये डायरेक्ट कट गया, ये और ये 2 टाइम्स कट गया। इसको मैंने मान लिया अप्रॉक्सीमेटली 6। क्या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 मान लूँ? भाई 0.059 है तो अप्रॉक्सीमेटली 6 मान सकते हैं। चलो ग्रेट, इसको इधर कर लेते तो ये हो जाएगा 0.61 माइनस, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 0.01 से। 0.01 log बेस 10 2 × 10⁻⁻5 की पावर 6, तो 6 5 30, 10⁻⁻30। बोलो पब्लिक। अब log बेस 10 2 log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 10⁻⁻30। log बेस 10 2 की वैल्यू होती है 0.414 प्लस ये 30 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा -30 log बेस 10 10। 10 की वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 0.414 - 30 यानी 29.6 अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको मान सकता हूँ। मैंने बिल्कुल सही माना 29.6, मैंने इसको बिल्कुल सही माना। log 2 की वैल्यू इन्होंने 3 ले रखी है। अच्छा, इन्होंने log 2 की वैल्यू 3 ले रखी है, आई एम सॉरी, log 2 की वैल्यू इन्होंने 3 ले रखी है। अच्छा ठीक है, हम भी 3 ले लेते हैं। तो 30 में से अगर 0.3 जाएगा तो इट बिकम 29.7। 0.3 जाएगा अगर तो इट विल बिकम 29.7। क्या हमने भी ये सही वैल्यू ली? बिल्कुल हमने सही वैल्यू ली। तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 0.61 माइनस 0.01 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 29.7। तो 0.06 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कुछ 0.01 को अगर मैं 297 से मल्टीप्लाई करूँगा तो शायद पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 29.7 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये 0.297 हो जाएगा। 0.297। तो फाइनली आपका जो भी आंसर आएगा, मैं एक बार अपनी आंसर की से इसको मैच कर लेता हूँ। हमारी जो DPP बनी है, DPP के आंसर की में इसका आंसर दे रखा है 0.907। अच्छा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, 30 बड़ा है ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अरे तो फिर तो इजी हो जाएगा ना इसको सम करना। इसको हटा दो तो 9 और 1 10, 1 कैरी, 6 7 8 9, 0.90 इज द आंसर। तो यार बेटा इस तरीके के नर्स्ट इक्वेशन के सवाल अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको DPP के फॉर्मेट में और भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए एक सवाल, लास्ट सवाल मैं आपको और करवा देता हूँ जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग यूज़ होगा, एंड लेट्स सी कि दिमाग आप लोग यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है ज़रा देखते हैं। आपको एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड दे रखा है, साथ में हाइड्रोजन दे रखी है, साथ में HCl दे रखा है और 0.01 इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, नहीं 0.2 दे रखा है, और बोल रखा है कि इस सेल का E0 0 है, फाइंड E। वैसे ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, फाइंड द E0 ऑफ द इलेक्ट्रोड। अब पहले मुझे इस इलेक्ट्रोड को समझना होगा, पहले मुझे इस इलेक्ट्रोड को समझना होगा कि इस इलेक्ट्रोड के अंदर हो क्या रहा है। इस इलेक्ट्रोड के अंदर देखने से समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन
अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। मुझे इसको देखकर यही समझ में आ रहा है, मुझे इसको देखकर यही समझ में आ रहा है। क्या आपको भी यही समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल यही आ रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, आपको इसका प्रेशर उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 1 atm, और ये जो आपका H पॉजिटिव है आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.2 मोलर। तो अब आपको अगर इसका इस रिएक्शन के हिसाब से अगर आपको इसका E निकालना पड़े तो क्या लिखेंगे आप? H2 डैश H पॉजिटिव विल गिव यू E नॉट ऑफ H2 स्लैश H पॉजिटिव माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10। अब बेटा ये तुम्हारा प्रोडक्ट है तो नेचुरली प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, लेकिन इसके पास में 2 है तो इसकी पावर में 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 atm। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो 0 है, माइनस 0.029 लॉग बेस 10 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो 0.2 0.2 4 0 0 0 तो 0 0 4 1 2 0.04 हो जाएगा ये। तो इसको मैं डायरेक्ट 0.04 ही लिख लूँ, इट विल बिकम 0.04। ठीक है, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? भाई एक काम करते हैं, 0.04 को 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिख लेते हैं। फिर आपके पास में अगर लॉग बेस 10 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है तो इसको ऐसा लिख लो, लॉग बेस 10 4 प्लस लॉग बेस 10 10 की पावर माइनस 2। इसको मैं लिख लेता हूं लॉग बेस 10 2 की पावर 2 प्लस ये माइनस 2 उतर के नीचे आ जाएगा तो माइनस 2 लॉग बेस 10 10। ये भी नीचे उतर के आ जाएगा तो जाएगा 2 लॉग बेस 10 2 माइनस 2 इंटू लॉग बेस 10 की वैल्यू 1। 2 इंटू लॉग बेस 10 2 की वैल्यू अभी अपन ने 0.3 देखी थी माइनस 2, तो 0.6 माइनस 2 यानी माइनस 1.4, तो इसके पूरे की वैल्यू माइनस 1.4 हो जाएगी। तो 0 माइनस 0.029 इंटू माइनस 1.4, ये हटा दो माइनस लगा दो, बस सॉल्व करो। तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.03 ले लेते, चलो 0.03 ले लेते हैं इसको, तो 0.042 हो जाएगी वैल्यू। तो आपके E ऑफ H2 स्लैश H पॉजिटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 0.042। लेकिन इस रिएक्शन के हिसाब से हम लोगों ने क्या देखा? इस सिंबल को फोकस करो, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या निकला है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने आपको कहा था यही दिमाग लगाना है। अगर आप लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया था तो आपका जवाब बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि सवाल में आपसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है। आपसे एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये पूछा है आप लोगों से, रिडक्शन पोटेंशियल। सो देयरफॉर अगर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है H प्लस स्लैश H2, तो आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन चेंज करना पड़ेगा एंड इट विल बी माइनस 0.042। इट विल बी माइनस 0.042 एंड यस एग्जैक्टली मेरा जवाब बिल्कुल परफेक्टली सही आया। तो गाइस नर्म्स इक्वेशन में आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बची हुई जो DPP से वो प्रोवाइड कर दूंगा। ऊपर आई बटन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उसके अंदर DPP फर्स्ट चैप्टर की दे चुका हूँ। अब सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन की और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की DPP देना बाकी है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की DPP देंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। गाइस नर्म्स इक्वेशन के बाकी के सवाल आप लोग और सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम लोग कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे कि लॉग एंटी लॉग का फंडा आपको पता है कि नहीं। अगर नहीं पता होगा तो एक सेपरेट वीडियो में उस पर डेफिनेटली बना दूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।
गाइस अनअकैडमी पर ध्यान रखिएगा, एक 16 जून से एस्पायर एंड जेनिथ बैच लॉन्च होने वाला है। उस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। एंड मेरी अनअकैडमी पे जो प्रोफाइल है उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। अनअकैडमी पर क्लास 9, 10th IIT JEE फाउंडेशन कैटेगरी में मैं पढ़ा रहा हूँ। उस कैटेगरी में मेरे सारे कोर्सेस, स्पेशल क्लासेस चेकआउट करना ज़रूर, मतलब बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे लाल्डो।